जो किससे बनती है? टूटा फूटा शैल चूर्ण। जो आपकी रॉक्स हैं उसका जो ब्रेकडाउन होता है, वेदरिंग जो होती है, अपक्षय जो होता है, उससे चूर्ण प्राप्त होता है। उसके बाद उसमें नेचुरल वेजिटेशन या जीव जंतुओं के जो सड़े गले अंश वो उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं कि ये केचुए वगैरह। उसके अलावा उसमें पानी और एयर भी होती है। कंपोनेंट्स में इसके 4 हो गए। पहले मिनरल्स यानी आपके खनिज, नंबर 2 पे आपका ह्यूमस, 3 पे आप उसमें सॉयल वाटर, और चौथा उसमें सॉयल एयर। इसी पे डिपेंड करेगी आपकी कि आपकी सॉइल की हेल्थ कैसी है। जितनी भी आपकी खाद्य श्रृंखलाएं हैं या ऊर्जा प्रवाह है वो मिट्टी से ही शुरू होता है और मिट्टी में ही उसका अंत होता है, ठीक है। इसी में मिट्टी में वो ऊर्जा है जो आपके पेड़ पौधों को, आपके फसलों को उगने के लिए मदद करती है। यानी आपका सब कुछ मिट्टी पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये है मिट्टी की परिभाषा। कंपोनेंट्स हो गए। एक इसकी जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस, मृदा निर्माण। इसको फॉर्मिंग करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में कुछ एक्टिव फैक्टर्स हैं और कुछ पैसिव फैक्टर्स। जैसे जो पेरेंट रॉक है, बेड रॉक है, वो पैसिव फैक्टर में है। इसके बाद आपका जो रिलीफ यानी आपका ऊंचावच यानी आपकी स्थलाकृति कैसी है, वो पैसिव फैक्टर में। समय भी लगता है यानी अवधि, वो भी पैसिव फैक्टर है। और इसके जो एक्टिव फैक्टर हैं उसमें है आपका क्लाइमेट यानी जलवायु, जीव जंतु और अन्य जो रूप हैं इसके, वो हैं आपके एक्टिव फैक्टर में। सक्रिय कारक में आपकी जलवायु, वनस्पति और अन्य जीव रूप जो इसमें ह्यूमस मिलाकर मिट्टी की उर्वरता को यानी इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। निष्क्रिय कारक आपके जो हैं जनक पदार्थ, जो उसकी पेरेंट जो रॉक है जिसके अपक्षय से वो चट्टान के अपक्षय से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो। उसके अलावा आपकी स्थलाकृति और विकास की अवधि। परिभाषा हो ही गई। अब एक सोयल प्रोफाइल, इसमें 3 संस्तर होते हैं। सबसे टॉप में होती है टॉप सोयल विद ह्यूमस, जो पेड़ पौधों या फसलों के उगने के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस, आपका जल और आपका एयर होती है। यही पौधों को उगने या पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके नीचे होती है सब सोयल। इसमें भी लीचिंग की प्रक्रिया द्वारा, निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा कुछ जैव पदार्थ पहुंच जाते हैं। सब सोयल में भी बी होराइजन होता है इसके नीचे। अगर आप कहीं खड्डा खोद के देखोगे तो मिट्टी की वो लेयर्स मिलेंगी। सबसे टॉप वाली जो लेयर होती है वो परिपूर्ण यानी जिसको कंप्लीट आप सोयल का दर्जा दे सकते हैं, जो पौधों के वर्धन के लिए जिम्मेदार होती है। उसके नीचे जो है सब सोयल, इसमें कुछ ह्यूमस वगैरह पहुंच जाते हैं, बाकी कोलाइड्स वगैरह होते हैं। और जो 3rd नंबर पे आपका होराइजन है सी या गै होराइजन, इसको गै संस्तर बोलेंगे। इसमें जो आपकी बेड रॉक है, जो मूल चट्टान थी, उसका वेदर्ड यानी टूटे फूटे वो जो है इसमें पदार्थ सी होराइजन में होते हैं। और चौथी, एक्चुअली ये सोयल प्रोफाइल का हिस्सा नहीं है, जो तीनों संस्तर हैं
तीनों होराइजन हैं, इस पे खड़े रहते हैं। किस पे? बेड रॉक पे, यानी जो है ये है मूल चट्टान। तो इसमें एक्चुअली जो आपकी सॉइल है वो टॉप सॉइल, जो फसलों पेड़ पौधों के वर्धन के लिए जिम्मेवार है, उसी का दिया हुआ, उसी से ये हमारा अर्थव्यवस्था, यह सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। सारी खाद्य श्रृंखलाएं यहीं से शुरू होती हैं, ऊर्जा प्रवाह यहीं से शुरू होता है और यहीं पे उसका अंत होता है। डेफिनेशन आपकी हो गई। भूतल पर पाई जाने वाली एक ऐसी पतली परत जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुई खनिज लवणों, खनिज कणों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के गले सड़े अंश, जीवित जीव जंतुओं, जल तथा गैस के मिश्रण से होता है। सक्रिय निष्क्रिय कारक हो गए, सोयल प्रोफाइल हो गई, इसके 3 मेन संस्तर हैं, ए, बी और सी, और डी जो है इसकी आपकी जो बेड रॉक है, मूल चट्टान जिससे वो बनता है। जरूरी नहीं है इसी की चट्टान के बनने से इसके ऊपर ये सोयल बन जाएगी, पेडोजेनेसिस हो जाएगा। कई मिट्टियाँ वो जो है इन सिटू होती हैं, जैसे आपकी ब्लैक सोयल अभी पढ़ेंगे, रेगर मिट्टी है वो इन सिटू है, यानी ऑन देयर सिचुएशन उसका निर्माण होता है। और जैसे आप एलुवियल सोयल पढ़ेंगे, आपका जो नदर्न प्लेन में है वो ट्रांसपोर्टेड यानी प्रवाहित मिट्टियाँ हैं, यानी वो नदी कहीं से बहा के लाती हैं और मैदान में जमा करती है, तो उसकी पेरेंट रॉक जो है उससे काफ़ी दूर है। ठीक है, तो अभी करते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सोयल। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने 1953 में स्थापित किया था, ऑल इंडिया लैंड यूज एंड सोयल सर्वे। उसके सोयल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उसने इन मिट्टियों का जो है वो क्लासिफिकेशन किया था। सबसे पहली है आपकी कौन सी है? एलुवियल सोयल। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी जो आपने पढ़ी होगी अभी तक, वही है। ये नदी अपर्दन से आपका जो मैदानों का जो निर्माण है, चाहे वो आपका गंगा सतलुज का मैदान हो, चाहे वो आपके तटीय मैदान, खासकर जो पूर्वी तटीय मैदान है, आपकी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के जो डेल्टाई प्रदेश हैं, वहाँ पे इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। वेस्टर्न घाट में भी जो उत्तर की साइड वाला यानी खंबात की खाड़ी से और मुंबई तक का जो एरिया है, इसमें वो जो है एलुवियल सोयल मिलती है। निर्माण नदी अपर्दन और उसके डिपोजिशन से, सेडिमेंट से। 14.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 14.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। उत्तर विशाल मैदान, डेल्टाई भाग, असम घाटी, गुजरात व पूर्वी तट, व ये आपका देखेंगे आपका पूरा आपका उत्तर भारत का मैदान, उसके बाद में आपका पूर्वी तटीय मैदान, असम घाटी, उसके अलावा आपका गुजरात का दक्षिणी भाग और आपका मुंबई तक जो पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ पर इसका विस्तार है। सबसे उपजाऊ मिट्टियाँ हैं ये। हल्के भूरे व पीले रंग की होती है, भारी दोमट, बलुई व चिकनी। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। खनिजों की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस
और ह्यूमस की इसमें पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में है, लाइम पर्याप्त मात्रा में है, अत्यंत उपजाऊ। और वो मैं पहले बताया था कि ट्रांसपोर्टेड है, ये इन सीटू नहीं है, यानी अपने स्थान वाली जो बेडरॉक है उससे बनने वाली नहीं है, कहीं दूर से बहाकर लाई गई है। ट्रांसपोर्टेड सोयल है, मुलायम, कैनाल सिस्टम आपका, नलकूप कुएं वगैरह खोदना इसमें बड़ा आसान, सिंचाई आसानी से हो जाती है। आपने देखा होगा जो हिंदुस्तान के अंदर कैनाल सिस्टम है सबसे अच्छा यहीं पे पंजाब, हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश डेवलप हो पाया है। दूसरा भी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपका रोड है या रेलवे लाइंस है, उसका भी डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छे से हो पाया है, क्योंकि मुलायम है, आराम से चीज़ें कर सकते हैं। अगर पहाड़ों में जाते हैं या पठारों में जाते हैं तो इन चीज़ों का विकास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग होती है, सघन, इंटेंसिव सघन कृषि, यानी एक एक इंच का उपयोग किया जाता है फसल लेने के लिए। इंटेंसिव एक्सटेंसिव फार्मिंग आप पढ़ेंगे जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो बहुत ही सघन कृषि इसमें की जाती है। मुख्य फसलें आपका गेहूँ, चावल, गन्ना, उसके अलावा तिलहन, सब्जियां वगैरह भी यहाँ पे, तंबाकू और दालें, तिलहन, कपास खूब पैदा यहाँ पे की जाती है। यही भारत के लिए देखा जाए तो अनाज का कटोरा है, सरप्लस प्रोडक्शन यहीं पे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो इधर उधर हो जाएंगे, अपने टॉपिक में रहें, आज सोइल्स में ही रहें। ठीक है, उप विभाग इसके पहले भी जब मैंने आपको अपना इसकी फिजियोग्राफी पढ़ाई थी तो पढ़ाया था आपको कि भाबर, नवीन जलोढ़ और पुराना जलोढ़, यानी बांगर और खादर, तो वो मिट्टियों के टाइप्स में भी है। आपके प्राचीन जलोढ़ या नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ में क्या है, खादर मिट्टियाँ, जो नदियाँ जहाँ पे हर साल बाढ़ का पानी जाता है और नई परत बिछ जाती है, उस वो नवीन जलोढ़ या आपकी बांगर मिट्टियाँ होती हैं और बहुत उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं। कच्छारी मिट्टियाँ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, काप मिट्टी भी इसको बोला जाता है, काप, कच्छारी, एलुवियल या जलोढ़। चिका की मात्रा अधिक होती है, नमी धारण करने की क्षमता काफ़ी होती है, इसको बेट भूमि भी बोला जाता है। जो खादर वाली भूमि है उसको बेट भूमि भी बोला जाता है। प्राचीन जलोढ़ या बांगर, इसमें मृत्तिका का अंश अधिक, कैल्शियम संग्रंथनों, कंकड़ों की भरमार होती है। आप राजस्थान वगैरह में जाएंगे तो वो कंकड़ जो होते हैं ना, देखेंगे आपने, उसकी इसमें काफ़ी भरमार होती है, कैल्शियम वाले। ठीक है, इसको धाया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धाया। कौन सी मिट्टी है ये, पहले मैं बता चुका हूं कि जहां पे बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता, ये पुरानी जलोढ़ है। ठीक है, ये जो आपकी खादर थी उससे कम उपजाऊ होती है, उससे उसमें चिका की यानी चिकनी ज़्यादा होती है और इसमें क्या है, मृत्तिका की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद तराई मिट्टियाँ, जैसे पढ़ा था भाबर और तराई, भाबर में आपकी नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और तराई में फिर आती हैं, यानी दलदली, वहाँ पे धरातल पे फिर पुनः प्रकट होती हैं नदियाँ। बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ढेले होते हैं भाबर में, उनके नीचे से बहती हैं तो एक तरह से लुप्त हो जाती हैं, यानी दलदली एरिया था और वहाँ पे घास और वन बहुत थे। लेकिन इस तराई वाले क्षेत्र को अपना ये
सिखों ने काफ़ी अपनी मेहनत के बाद खेती लायक बना दिया है और वहाँ पे अब खूब खेती की जा रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के साइड में आपका गाजीपुर बॉर्डर पे आके भी बैठे हैं तराई वाले, ज़्यादातर वो सरदार जी हैं। उन्हीं की मेहनत है कि उन्होंने उन जंगलों को साफ करके वहाँ पे खेती करने लायक बना दिया है। सिखों ने मेहनत से, हाँ, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की इसमें प्रचुरता है तराई वाली में, और फास्फेट की यहाँ पे कमी है। तटीय जलोढ़ मिट्टियाँ ये दो चीज़ों से बनती है, एक तो नदी का निक्षेप, दूसरा आपका लहरों के जो निक्षेप, समुद्री लहरें हैं वो भी यहाँ पे कुछ निक्षेप करती हैं। पूर्वी तट का अधिकांश तथा पश्चिमी तट का उत्तरी खंबात से मुंबई तक ये तटीय जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा मिक्स हो गया नदी के साथ साथ में जो समुद्र की जो लहरें डिपोजिशन का कार्य करती हैं उसके निक्षेपण से भी इन मिट्टियों का निर्माण होता है। इसके बाद डेल्टाई, ये हैं दलदली व नमकीन। चिका की प्रचुरता, कण अत्यंत बारीक, ह्यूमस, पोटास, चूना, मैग्नीशियम व फास्फोरस भरपूर मात्रा में है इसमें। जो डेल्टाई मिट्टियां हैं ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियां हैं, सबसे फर्टाइल डेल्टाई। एलुवियल सॉइल ही पढ़ रहे हैं हम, उसमें डेल्टाई मिट्टियां सबसे उपजाऊ हैं। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, काली कपास वाली भी बोलते हैं, रेगर मिट्टी भी इसको बोलते हैं। बहुत दूर प्राचीन समय में कभी ज्वालामुखी की क्रियाएं इस पे हुई थी जिससे हमारे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। उसी जो पैठिक लावा, जो बेसिक लावा था, उसी के अपक्षय से इन रेगर मिट्टी या ब्लैक सोयल का निर्माण हुआ है। सर्जोनियम भी इनका नाम होता है। अपक्षय क्या होता है पता है आपको? चट्टानों का टूटना फूटना कई तरीके से होता है, और जब फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन देयर सिचुएशन इज वेदरिंग, यानी वही अपक्षय है, अपने स्थान पे ही चट्टानों का टूटना फूटना। अगर उसमें ट्रांसपोर्टेशन लागू कर दे फिर वो अपर्दन में काउंट हो जाता है, ठीक है। और वेदरिंग कई तरीके से होता है, मैकेनिकल वेदरिंग है, आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग है, ठीक है, केमिकल वेदरिंग है, उसमें भी कई हैं, जैसे ऑक्सीडेशन है, कार्बोनेशन है, चेलिएशन है, हाइड्रेशन है, तो वो उस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब फिलहाल ये रखो, मिट्टी के निर्माण में अपक्षय का बहुत पूर्ण बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जब तक चट्टानें टूटे फूटेंगे नहीं, उनका चूर्ण नहीं बनेगा, तो उनको वो मसाला मिलेगा नहीं, मिनरल्स मिलेंगे नहीं, तो अपक्षय का रोल रहता है। तो जो पैठिक लावा था उससे आपकी ब्लैक सोयल, उसके अपक्षय से उसका आपका ब्लैक सोयल का निर्माण हुआ है। कपास और गन्ना इसमें खूब होता है। और इसकी जो विशेषताएं हैं, लिम कैप लिख सकते हैं आप, ये अपने एक्रोनिम बना लेना आप याद करने के लिए। लिम कैप का मतलब है इसमें आपका इन चीज़ों की भरमार है इसमें, यानी लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम और पोटास। इसमें क्या है, इसकी मतलब पर्याप्त है, ये इसमें मिलती हैं। इसके अलावा इसमें पैठिक लावा के अपक्षय से बनी है। जीवित पदार्थों फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है, यानी ह्यूमस की कमी है इसमें, फास्फोरस की कमी है और नाइट्रोजन की भी।
फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी, आपने देखा होगा हम खाद बहुत डालते हैं, यूरिया और डीएपी, यहाँ उत्तर भारत में भी, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस ही होता है। जब बिजाई करते हैं गेहूं वगैरह की तो कौन सा डालते हैं, डीएपी, उसमें फास्फोरस ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद में जब उगाता है फिर उसके ऊपर से मारते हैं उसको बढ़ने के लिए, उसके वर्धन के लिए हम नाइट्रोजन की, क्योंकि एलुवियल सोयल में भी इन जो खनिजों की वो जो है कमी रहती है। तो ये कमी फास्फोरस और नाइट्रोजन की और जैविक पदार्थों की यहाँ पे भी काली मिट्टी में। लोहांश अधिक होता है इसलिए इसका रंग काला होता है, लोहे का अंश इसमें ज़्यादा होता है। कणों की बनावट घनी और महीन, बिल्कुल वो जो है ना फाइन ग्रेन्स, जिसको बिल्कुल महीन कण, बारिश के बाद ये चिपचिपी हो जाती है, इसको जोतना मुश्किल होता है, और जब ये सूख जाती है तो इसमें दरारें फट जाती हैं। दोनों ही हालत में हल चलाना मुश्किल होता है, तो पहली बारिश के बाद इसको जोतना जरूरी होता है। और नमी धारण करने की जो क्षमता है वो भी इसमें पर्याप्त है। सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है क्योंकि नमी धारण करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो ठीक ठाक है। ड्राई फार्मिंग के लिए श्रेष्ठ है, स्वभाव से चिकनी है, ये बता ही दिया मैंने, सूख जाने पर दरारें, वर्षमा चिपचिपी। काली कपास वाली नाम दूसरा, गन्ना, तंबाकू, गेहूं, तिलहन के लिए भी श्रेष्ठ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड पे है रेड एंड येलो सोयल। पीला रंग इसका होता है जल योजन के कारण, मोस्टली ये जो है लाल मिट्टियां होती हैं, जल योजन के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। वैसे कहीं कहीं चॉकलेटी और भूरा और काला भी होता है। निर्माण इनका जो है अच्छा, इसका मैंने ये बता दिया था ब्लैक सोइल का कि ये कहाँ कहाँ पे हैं, विस्तार नहीं बताया। ये है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यानी जो आपका जो दक्कन का पठार है, दूसरे नंबर पे है ये। पहले नंबर पे तो आपके एलुवियल सोयल हैं और दूसरे नंबर पे एरिया वो जो है ब्लैक सोयल का ज़्यादा 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, जो आपका दक्कन का पठार है, जिसमें महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है। यानी ये वाला एरिया, आंध्रा में भी थोड़ी, गुजरात में भी कपास होती है ना, गुजरात महाराष्ट्र में, और तमिलनाडु में भी इन मिट्टियों का विस्तार है। दक्षिण भारत में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इनका। नेक्स्ट हम कर रहे थे अपनी प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से लाल और ये पीली मृदाएं, इनका निर्माण होता है। इन सिटू हैं ये, ब्लैक सोइल थी वो भी इन सिटू थी, यानी इनका फॉर्मेशन वो जो है अपने स्थान पर ही होता है, यानी बेड रॉक जो इसकी मूल चट्टान है वो वहीं पे है और वहीं उसका अपक्ष होकर इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है, रेड सोइल का भी और ब्लैक सोइल का भी। पठार के भारी क्षेत्रों तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र, उड़ीसा, छोटा नागपुर के कुछ हिस्सों में 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इनका विस्तार है। लोहे के जो कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, उनकी वजह से इसका रंग वो जो है लाल होता है। कहीं कहीं पीला मैंने बोला जल योजन की वजह से, और भूरा, चॉकलेटी व काला भी। लोहे, चूने व एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है इसमें, LiA की प्रधानता, यानी लाइम, आयरन एंड एल्यूमिनियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीव पदार्थों की यहाँ पे भी कमी होती है। देखा होगा आपने कि भारतीय मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की ब्लैक सोइल में भी कमी थी और एलुवियल सोइल में भी कमी थी, और ये जो है रेड सोइल में भी कमी है। कम उपजाऊ हैं, शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त हैं, कुछ खाद उर्वरकों का प्रयोग करके इसमें खेती
की जा सकती है। चावल, गेहूं और कपास, गन्ना, दालें आदि भी उगाई जा सकती हैं कुछ थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स प्रयोग करके। नेक्स्ट है लेटराइट सोइल। ईंट के समान लाल रंग की अधिक वर्षा व ऊंचे तापमान की क्लाइमेटिक कंडीशन में इनका, यानी वर्षा भी अधिक और तापमान भी ऊंचा। उसमें क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है लीचिंग की। किसकी? लीचिंग, निक्षालन। चूना सिलिका घोलकर नीचे चले जाते हैं, ऊपर बच जाता है लोहा और एल्यूमिनियम, जिससे ये सख्त होती है, कठोर ईंट के जैसे। भवन निर्माण में इनका बहुत, ईंट निर्माण में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। उपजाऊ नहीं होती हैं। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत वो डाल के चरागाहों के लिए, झाड़ीनुमा के लिए है, कुछ फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके काफी रबड़ और काजू यहाँ पे उत्पादन उसका किया जाता है। पश्चिमी घाट विस्तार इसका, पश्चिमी घाट नागपुर पठार ऊपरी भाग होते हैं इसके, ठीक है, जहाँ पे बारिश भी ज़्यादा है और आपका जो है तापमान भी ज़्यादा। पश्चिमी घाट नागपुर पठार तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, एमपी व असम के पहाड़ी इलाकों में 2.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। एसिडिक है ये। नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैव पदार्थों की मात्रा कम, बहुत कम उपजाऊ। बस ये थोड़ा प्रयोग करके आपका फर्टिलाइजर काफ़ी रबड़। शुष्क मृदाएं। नेक्स्ट आपका 5th नंबर पे है एरिड सोइल। 2 मिनट रुकेंगे बस। मरुस्थल में मैकेनिकल वेदरिंग से निर्माण, शुष्क व उष्ण जलवायु में चट्टानों के भौतिक अपक्षय से, यानी मैकेनिकल वेदरिंग। रेत का निर्माण होता है, पवन इसका परिवहन करके अन्यत्र निक्षेप कर देते हैं, उसके उपरांत इसका निर्माण होता है। विस्तार इसका जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे ये राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा तकरीबन 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। खनिज लवण अधिक होते हैं। खनिज लवण, पानी बरसता नहीं, निक्षालन वगैरह होता नहीं, यानी निक्षालन से क्या होता है, कुछ खनिज या लवण बह के नीचे चले जाते हैं, या क्योंकि वो है नहीं, बारिश है नहीं। नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की भारी कमी, नेचुरल वेजिटेशन भी वहाँ पे, जहाँ पे वर्षा कम है वहाँ पे होता नहीं है। निक्षालन नहीं है तो अल्कलाइन है, अक्षारीय हैं। सिंचाई होने पर गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, सब्जियां उगाई जा सकती हैं। लाल रंग से किशमिशी तक होती हैं। अच्छी सिंचाई की उसे उगाई जा सकती है। जैसे इंदिरा गांधी जो कैनाल सिस्टम है वो हो गया है राजस्थान में, तो आप गंगानगर साइड इधर देखेंगे तो काफ़ी मतलब गेहूं और दूसरी फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है वन एवं पर्वतीय मृदाएं। क्या नेक्स्ट थोड़ा ले लेंगे, फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी 5-7 नेक्स्ट पीरियड आपका लग गया है और